नेक्स्ट बेटा वी विल स्टार्ट नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म। देखिए होता क्या है कि नेशनलिज्म मतलब हुआ कि लव टू द कंट्री एंड इम्पीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, अर्थात अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाना, है ना, विद द फाइट आर द पॉलिटिकल सिचुएशन के थ्रू। मतलब चाहे वो फाइट करके हम अपने देश की एरिया को बढ़ाएं या फिर हम पॉलिटिकल राजनीतिक कारणों से किसी दूसरे के एरिया पर हम कब्जा करें। तो यहाँ पर होता है इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक टाइम था यूरोप में नेशनलिज्म चरम पर था, लोग देश के लिए जान देने के लिए एकदम से तैयार थे। तब वहाँ के लीडर पहले क्या करते हैं, अपने देश को आज़ाद कराते हैं और फिर उन्हीं देश की जो फीलिंग थी लोगों की देश से जुड़ने के लिए, उन्हीं फीलिंग का वो लोग फ़ायदा उठा करके दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं और उन देशों को अपने देशों में लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नेपोलियन ने दूसरे देशों को यही लालच दिया कि अगर आपको आज़ाद होना हो तो आप बताइए, मेरी सेना वहाँ जाएगी, आपके राजा को हटा देगी और आप आज़ाद हो जाओगे। तब जो छोटे छोटे देश थे उन्होंने नेपोलियन को निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। अब नेपोलियन की सेनाएं वहाँ पर गई, वहाँ के राजा को उन्होंने हरा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन की सेना उसी राज्य में देश में रुक गई। अब वहाँ के देश के लोग सोच रहे हैं अब जाएगी सेना, इनकी जा ही नहीं रही है ना। और फिर हुआ क्या कि फिर वहाँ पर रुक गई तो वहाँ पर इनका कब्जा हो गया बाय द मिलिट्री। तो कहीं ना कहीं फ्रांस का जो एरिया छोटा सा था, फिर धीरे धीरे उसने इसको भी कब्जा कर लिया। ऐसे करके उसने बहुत सारे कंट्रीज़ को कब्जा कर लिया नेपोलियन टाइम पीरियड में। तभी तो आपने देखा बेटा कि जब 1815 में वार होता है वाटरलू का, जिसमें नेपोलियन परास्त हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, तब उसके वजह बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना होती है तो उसमें जो चीज़ें, जो राष्ट्र को, जिन टेरिटरीज़ को नेपोलियन जीता रहता है, उन सबको वापस कर दिया जाता है। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic rebellious democratic sentiment of the first half of the century। देखिए बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी तक जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो रह नहीं गई, फिर धीरे धीरे वो फीलिंग्स कन्वर्ट हो गई बेटा किसमें, इम्पीरियलिज्म में। अब हुआ क्या बेटा कि छोटी छोटी बातों पर एक देश दूसरे देश से वार करने लगता था, मतलब रेडी रहते थे हमेशा फाइट के लिए। वो इसलिए रेडी रहते थे कि हो सकता है कि हम इस देश को हरा देंगे तो फिर ये टेरिटरी मेरी हो जाएगी, मेरा राष्ट्र बड़ा हो जाएगा। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन द टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशन। अब देखिए क्या होता है, जो मेजर पावर होती हैं, आपको पता है यूरोप की मेजर पावर थी बेटा, रसिया थी, ऑस्ट्रिया थी, इटली था, जर्मनी थी, है ना, फ्रांस थे, ऐसे करके तुर्की भी था बेटा। तो ये सब क्या होते थे कि ये छोटी छोटी बात पर अपने पड़ोस के देशों को पर आक्रमण कर देते थे और उनके टेरिटरीज को मिला लेते थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन द यूरोप आफ्टर 1871 वाज कॉल्ड द बाल्कन्स। अब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया था पूरे यूरोप में वो बाल्कन रीजन था। अब देखिए बाल्कन रीजन को हम लोग मैप में देखते हैं बेटा क्या था। अब बेटा बाल्कन्स रीजन में सबसे ऊपर दिखेगा आपको मोल्डोवा, रोमानिया, फिर साइड में देखिए बेटा स्लोवेनिया, क्रोटिया। अब ये सारे देश आपको मिलेंगे। लास्ट में नीचे देखिए बेटा ग्रीस है, तुर्की है, अल्बेनिया है, मैकेडोनिया है, बुल्गारिया है। तो ये इतने बड़ा एरिया बेटा बाल्कन का था। अब इस बाल्कन एरिया पर जो ज़्यादातर कब्जा था बेटा वो था तुर्की का, ठीक है ना। तुर्की एक का सबसे बड़ा कब्जा था इस पूरे एरिया पर। और ये जितने भी आप देश देख रहे हैं बेटा, ये सब स्वतंत्र होना चाहते थे, बट तुर्की की पावर की वजह से ये लोग स्वतंत्र नहीं हो पा रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो और राष्ट्र थे जैसे रसिया हुआ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन लोगों को एक मौका मिल जाता है इन देशों को स्वतंत्र कराने का। अब जैसे सपोज कीजिए ग्रीस ने कहा कि हमको स्वतंत्र होना है, हम तुर्की के शासन में नहीं रहेंगे, तो ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए दूसरे राष्ट्र की सेना आ जाती थी, जैसे रसिया की आ गई, और उसने ग्रीस के साथ होकर के तुर्की से फाइट कर लिया, तुर्की को हरा दिया और ग्रीस को उन्होंने स्वतंत्र करा दिया। जब स्वतंत्र करा दिया तो इससे क्या हुआ कि जो और भी देश थे वो भी उनके भी मन में याद जगी कि अब हम भी बाल्कन के साथ में नहीं रहेंगे। इस तरीके से करके क्या हुआ बेटा, एक एक राष्ट्र बाल्कन्स के अलग होने लगे। अब जब अलग होने लगे तो ये बात तुर्की को सबसे ज़्यादा हर्ट करने लगी और तुर्की ने भी फिर बेटा फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है।
बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ द जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन मॉडर्न रोमानिया, अभी आपको हमने मैप में दिखाया था बेटा, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, है ना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेगरो, हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लेव्स। ये आपके काम का है। क्वेश्चन आता है हु आर द स्लेव। देखिए दो स्लेव्स होते हैं, एक स्लेव मतलब होता है दास, यह है बेटा स्लेव। तो यहाँ इसका मतलब होता है द हैबिटेंट ऑफ द बाल्कन्स रीजन। तो अब देखिए जो बाल्कन्स रीजन में रहते थे लोग उनको स्लेव बोला जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का मतलब हुआ बेटा तुर्की। द स्प्रिट ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर द। अब देखिए क्या हुआ, जब आइडिया स्प्रिट हुआ बेटा किसका, नेशनलिज्म का, रोमांटिक का, तो ओटोमन एम्पायर के अंडर में जितने भी देश थे वो एक एक करके इससे अलग होने लगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोकन अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो वो सब अलग होने लगे और अपने आप को एक इंडिपेंडेंस नेशन घोषित कर दिया उन्होंने। द बाल्कन्स पीपल्स बेस देयर क्लेम्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द पोलिटिकल राइट ऑन द नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट। अब देखिए बाल्कन्स रीजन के जो भी लोग थे उन्होंने अपने आप में नेशनलिज्म कैसे जगाई, उन्होंने दिखाया कि हम जितने भी लोग इस एरिया में रह रहे हैं हम सभी लोगों की हिस्ट्री कल्चर सब सेम है, हम लोग एक ही हैं। आज हम लोग गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हमारे ऊपर फॉरेन लोगों ने आकर के आक्रमण कर दिया और हमको उन्होंने दास बना लिया। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans sought thought of their struggle attempt to win back their long lost independence। अब हुआ क्या बेटा कि वो आज़ादी पाने के लिए उन छोटे छोटे देशों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अच्छा बेटा, वो लोग चाहते भी थे कि हम अलग हो जाएं। दूसरी बात, बाल्कन रीजन में जितने भी छोटे छोटे देश थे, टेरिटरीज थे, वो एक दूसरे से जीलस करते थे और चाहते थे कि इनको मार करके या इनको जीत करके हम इन पर अपना कब्जा कर लें, जिससे हमारा एरिया बड़ा हो जाए और हम पावरफुल हो जाएं। तो मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सेंस ऑफ द बिग पावर रिवेली। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है बेटा कि एक बहुत बड़ा घमासान धीरे धीरे मचने लगता है। During this period, there were intense rivalry among the European powers over trade and colonies were the। अब होता क्या है कि जो छोटे बड़े बड़े देश थे वो अपनी कॉलोनियाँ स्टार्ट कर देते हैं बसाना इन देशों में, ठीक है ना। मतलब तुर्की के होने के बावजूद भी ये लोग उसमें इंटर कर जाते हैं। अब उन बड़े देशों में कौन कौन से थे, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इतने बड़े बड़े लोग थे। अब होता क्या है कि ये जो है टेंशन जाकर आगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बनती है। अब मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का बेटा दिखाया गया है। नेशनलिज्म अलाइगनेस विद इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और यही नहीं बेटा, फिर एक डिजास्टर होता है 1914 में, है ना। अब वो डिजास्टर कौन सा था बेटा, वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें केवल यही बताने की बात की गई है कि किस तरीके से बाल्कन रीजन में टेंशन होती है और कौन कौन से बिग कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा बस हमने आपके पूरे लेसन को डिफाइन कर दिया है बेटा। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत ही समझ में आया होगा। Students, you can take the screenshot for your notes। इससे बेटा आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा अपने नोट्स को प्रिपेयर करने में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बेटा बहुत ही पसंद आएगा। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया बेटा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बट आप लोग मान चलिए कि हम हर उस पॉइंट को कवर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है ना बेटा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।